हेलो बच्चों, मैं अमीर अहमद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के फिर उपस्थित हूँ और आज मेरा टॉपिक है लेवलिंग। फोर्थ सेम के वो बच्चे जो इस बार फोर्थ सेम का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब चूँकि समय का इतना अभाव है, अब जून का महीना ख़त्म होने पर है, मात्र 15-20 दिन बाकी हैं। लिहाजा इस वक्त को आप कदर करते हुए और इसका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करें ताकि आपके आने वाला एग्ज़ामिनेशन आप अच्छी तरीके से उसे दे सकें और आप अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कर सकें। देखिए, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इस बार पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई है, सब जानते हैं। लिहाजा अब ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ध्यान से और बिल्कुल धैर्य से और ध्यान केंद्रित करते हुए और बिल्कुल फोकस करते हुए सुने और आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऑब्जेक्टिव क्लास होने हैं, लिहाजा मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि मेरे इस समझाने के बाद आप अगर इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो थोड़े ही समय में ये सारी तस्वीर पूरी लेवलिंग की आपको क्लियर हो जाएगी और आप MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। समय का इतना अभाव है, लिहाजा उस कम समय को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक तैयार किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आइए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ लेवलिंग? लेवलिंग क्या होती है? तो देखिए, लेवलिंग सर्वे की वह ब्रांच या वह क्रिया है जिसके अंतर्गत हम वर्टिकल प्लेन में, ज़मीन के दो प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। अभी तक हमने जो चैन सर्वे किया या कंपास सर्वे किया वो हम कर रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन ये हमारा वर्टिकल प्लेन में होगा, अर्थात हम किसी बिंदु की इस ऊंचाई या गहराई ज्ञात करेंगे। इसका मतलब लेवलिंग वह ब्रांच है इंजीनियरिंग की, सर्वेइंग की, जिसके अंतर्गत हम वर्टिकल प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति नापते हैं और ये बताते हैं कि किसी अन्य बिंदु से वो बिंदु कितना ऊंचा या नीचा है, उसे लेवलिंग कहते हैं। ठीक है साहब। अब उसके बाद दूसरा है साहब पर्पस। लेवलिंग के ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब उसके बाद में ये पर्पस कि लेवलिंग का पर्पस क्या है, हम क्यों वर्टिकल प्लेन में या हम किसी बिंदु की ऊंचाई, नीचाई या गहराई हम उसको ज्ञात करते हैं, उससे हमारा क्या हमारा उससे उद्देश्य है, क्या हमारे पर्पस है। देखिए, वर्टिकल प्लेन में जो हम सर्वे करते हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो उसमें निहित हैं। जैसे हम किसी भी बिंदु की हाइट का पता लगा सकते हैं कि वो बिंदु कितना ऊंचा है किसी अन्य बिंदु से, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई बिंदु ऊपर है, हमें नीचे ट्रांसफ़र करना है तो लेवलिंग मशीन के सहायता से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है कंटूर प्लान तैयार करना। कंटूर क्या होता है? कंटूर एक लाइन होती है जो कि समान उच्चता के बिंदुओं को गुजरती है। लिहाजा हम लेवलिंग की सहायता से किसी भी जगह का कंटूर मैप तैयार कर सकते हैं और वो कंटूर मैप पर जो लाइनें खींची जाएंगी वो उस ज़मीन की टोपोग्राफी को, अर्थात ऊंचाई और नीचाई को दर्शाएंगी। लिहाजा वो कार्य भी हम लेवलिंग मशीन से करते हैं, लेवलिंग में करते हैं। लिहाजा इसका एक उद्देश्य है कंटूर प्लान तैयार करना। उसके बाद अनड्यूरेशन का पता लगाना। ज़मीन में उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा या टोपोग्राफी ऑफ द लैंड का पता लगा सकते हैं। कटिंग, फिलिंग, रोड बनाने के लिए हम कटिंग और फिलिंग की मात्रा भी लेवल मशीन से ही ज्ञात करते हैं। कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, अगर हमें पानी के कहीं पर अगर रिजर्वायर या कोई डैम है और उसका हमें पता लगाना है कितना पानी है या उस रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी है, तो वो भी हम लेवल मशीन के ज़रिए से करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द साइट, लेवल मशीन से किसी भी सर्वेक्षण क्षेत्र का सर्वे करके हम उसकी ऊंचाई नीचाई ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात ये पता लगा लेते हैं कि उस संपूर्ण एरिया में कहाँ पर बिल्डिंग बनाना उचित रहेगा, अर्थात कहाँ पर इकोनॉमिकल होगा, उसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट का मतलब है कि कोई ऐसी जगह तलाश करना जहाँ पर हमारा निर्माण जो इकोनॉमिकल हो सके।
बेस्ट जो साइट तलाश की जाती है वो भी लेवलिंग के जरिए तलाश की जाती है, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट। इसके बाद है साहब अलाइनमेंट ऑफ द रोड। अगर हम लेवलिंग की सहायता से ही रोड का अलाइनमेंट निर्धारित करते हैं, रूट, अर्थात ये देखते हैं कि कहाँ से रूट निकालने पे हमारी कटिंग फिलिंग मिनिमम आएगी और रोड हमारा इकोनॉमिकल बनेगा। लिहाजा अलाइनमेंट ऑफ द रोड के लिए भी हम लेवलिंग का सहारा लेते हैं। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ कोल और स्टोन। अगर किसी जगह कोई पत्थर है उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं और उसकी नीलामी हमें करनी है या कोई टेंडर देना है, तो उसका हम पता लगाएंगे कितना मात्रा में है, कितना क्यूबिक मीटर है, तो वहां पर भी हम लेवल मशीन का प्रयोग करेंगे। लिहाजा चाहे स्टोन हो और चाहे आपका कोल हो, इस तरीके से ये बहुत सारे अन्य काम हैं जो पर्पस जो उसके ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लेवलिंग मशीन के या लेवलिंग के उद्देश्य। तो ये मैंने आपको उद्देश्य बताया। अब इसके बाद में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग का सिद्धांत क्या है? देखिए, लेवलिंग का सिद्धांत बहुत ही आसान है। लेवलिंग के सिद्धांत को आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक लाइन हम सबसे पहले निर्धारित करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेवल मशीन। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये मैंने फिगर बनाई है, ये लेवल मशीन मैंने यहाँ स्थापित की, ये इसका टेलीस्कोप है, ये इसका ट्राइपॉड है, स्थापित की। उसके बाद एक मैंने ये लगाया एक गज, जिसे इंग्लिश में स्टाफ कहते हैं, जिस पर निशान लगे रहते हैं। यहाँ पर एक स्टाफ रखा और एक स्टाफ यहाँ पर रखा। अब चूंकि मैंने पहले लेवलिंग मशीन स्थापित कर ली है, अर्थात टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल बना लिया है। अब ये वाला टेलीस्कोप, लेवलिंग मशीन का टेलीस्कोप 360 डिग्री भी अगर हम घुमा दें तो इसकी ऊंचाई या ये हॉरिजॉन्टल बना रहता है, निश्चित रहता है। लिहाजा अब हमने ये स्टाफ एक रखा, इसकी तरफ देखा तो यहाँ पर हमारा पाठ्यांक गज पाठ्यांक 2 आया सपोज। उसके बाद में हमने लेवल मशीन के टेलीस्कोप को घुमाया और दूसरे स्टाफ पर रखा, सपोज इस पर हमारी 0.5 रीडिंग आई। चूंकि मशीन की ऊंचाई एक ही है, इधर 2 मीटर इधर 0.5 मीटर आ रहा है, इसका मतलब अगर हम 2 में से 0.5 को घटा देंगे तो इसका मतलब 1.5 मीटर का इन दोनों बिंदुओं में डिफरेंस है। यार आया समझ में कि मशीन को स्थापित करने के बाद मशीन की ऊंचाई डिसाइड हो जाती है। वो फिर वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप बिल्कुल मूव नहीं करता, केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है, जो 0 से लेकर 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। लिहाजा जब हमने इसकी हाइट को डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद एक बिंदु सपोज मान लिया ये ए है, यहाँ पर हमने स्टाफ रखा जिस पर पाठ्यांक हमने पढ़ा 2 मीटर। दूसरा बिंदु इस टेलीस्कोप को घुमाया और हमने ये बी है और बी पर स्टाफ रखा तो रीडिंग आई 0.5। अब चूंकि हाइट एक ही है, लिहाजा उसमें से हमने बड़ी रीडिंग में से छोटी रीडिंग को घटा दिया, तो ये जो 1.5 मीटर आया ये बताता है कि हमारा बी बिंदु ए बिंदु से 1.5 मीटर ऊंचा है। लिहाजा इसका सिद्धांत ये है कि एक ही स्टाफ पर बड़े पाठ्यांक यानी जो जिस पर पाठ्यांक ज्यादा आता है वो वाला बिंदु नीचा होता है और जिस पर पाठ्यांक कम आता है वो ऊपर होता है। इसका मतलब है कि ये डिसाइड करना और ये निकालना एक बिंदु के मुकाबले में दूसरे बिंदु की ऊंचाई दोनों को कंपेयर करना, यही इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। अब साहब इसके बाद में आते हैं, थोड़ी सी इसकी टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं आपको समझाता हूं जो हम इसमें बार बार यूज करेंगे। देखिए नंबर 1 है, ये बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं मैंने यहाँ लिखी हैं। एक का नाम है लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल लाइन। आइए देखते हैं इस फिगर में। देखिए ये फिगर मैंने बनाई हुई है, आपको फिगर की सहायता से इसलिए समझा रहा हूँ, समय कम है ताकि जल्दी से आपकी समझ में आ जाए। देखिए ये मैंने एक जमीन बनाई हुई है, ये मिट्टी का सिंबल है, ठीक है साहब, और ये जमीन की रेडियस ऑफ कर्वेचर है r दोनों तरफ। अगर ये जमीन का ऊपरी सरफेस है जो इस लाइन से शो हो रहा है, तो इस लाइन के सापेक्ष अगर d दूरी पर, सपोज ये वाली दूरी d, ये वाली दूरी d, ये वाली दूरी स्मॉल d, अगर इस जमीन की ऊपरी सतह पर एक कोई मैं लाइन खींचूं जो कि जमीन के सरफेस से समान दूरी पर हो, समझ रहे हैं आप? मैंने क्या कहा कि जमीन चूंकि मैंने आपको पिछले भी उस चैप्टर में चैन में बताया था कि जमीन गोल नहीं है,
ज़मीन चपटी है, लिहाजा जब लेवल मशीन से कोई रेज निकलती है वो जाकर के हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ज़मीन का रूप ले लेती है। ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये मशीन है, ये स्टाफ है, ये मशीन है, ये इसका टेलीस्कोप है, यहाँ पर ये स्टाफ रखा हुआ है, तो हमें तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये सीधी गई, लेकिन ये सीधी ना जा करके ये अपना ज़मीन का एक रूप ले लेती है, ये नीचे को थोड़ी सी झुक जाती है। ठीक, अब आप इसी को समझिए कि अगर ये ज़मीन की ऊपरी सरफेस है और ऊपरी सरफेस के बिल्कुल पैरेलल यानी समान दूरी पर एक लाइन में खींचूं तो ये जो लाइन होगी ये लेवल सरफेस कहलाएगा इसके सापेक्ष, समझ गए। और इस पर ये वाला कहलाएगा लेवल सरफेस, ये हुआ लेवल सरफेस। और इसी सरफेस में अगर कोई लाइन लाई करती है या खींची जाती है तो वो लेवल लाइन कहलाएगी, समझ गए साहब। लेवल सरफेस और लेवल लाइन। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस जमीन, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है जो कि सेंटर से मिल रही है और ये इसका अपर बिंदु है, इस अपर बिंदु को टच करते हुए अगर कोई मैं स्पर्श रेखा टेंजेंशियल लाइन खींचूं तो वो लाइन जो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी और वो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाएगा, जो कि जमीन पर क्या नाम इस लेवल सरफेस पर या जमीन पर यहाँ पर टेंजेंशियल होगी, समझ गए आप। तो मैंने आपको लेवल सरफेस बताया, लेवल लाइन बताई, हॉरिजॉन्टल सरफेस बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन बताई। अब इसी बिंदु से अगर एक हम इमेजिनरी लाइन खींचें जो हमारे सेंटर से पास हो तो ये सेंटर से गुजरने वाली एक लाइन वर्टिकल लाइन कहलाती है और इसे वर्टिकल सरफेस भी कहते हैं, यानी वर्टिकल सरफेस और वर्टिकल सरफेस से पास होने वाली वर्टिकल लाइन। तो देखिए मैंने आपको यहाँ 6 चीजें बताई, सरफेस लाइन, सब लेवल लाइन, लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल लाइन। दोबारा फिर बता दूं कि जमीन के पैरेलल समान दूरी पर एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन लेवल सरफेस को दर्शाती है, उसमें अगर कोई लाइन खींची जाए तो वो लेवल लाइन कहलाती है। उस बिंदु पर एपेक्स पर बिल्कुल वर्टेक्स पर बिल्कुल शीर्ष बिंदु पर अगर एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल खींचें जो टेंजेंशियल हो इस बिंदु पर तो ये वाला सरफेस कहलाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस, लाइन कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली इसी से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन नीचे को खींचें जो सेंटर से पास हो तो ये वाला सरफेस जो कहलाएगा ये वर्टिकल सरफेस कहलाएगा, लाइन वर्टिकल लाइन कहलाएगी। ध्यान रहे कि सेंटर से इस लेवल सरफेस पर प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होगी जो कि हमारी रेडियस के बराबर होगी। ओके साहब, तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया, लेवल सरफेस बताया, लेवल लाइन बताया, हॉरिजॉन्टल सरफेस बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन बताया, वर्टिकल सरफेस प्लेन बताया और वर्टिकल लाइन बताई। अब इसके बाद में साहब एक लाइन और है जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। देखिए अब इसको ध्यान से देखें, लाइन ऑफ कॉलिमेशन को इस तस्वीर में देखें। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है एक टेलीस्कोप, दूरबीन जिसे कहते हैं, लेवल मशीन। ये आंख की तरफ होता है, इसे कहते हैं आई पीस। ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव ग्लास, ऑब्जेक्टिव ग्लास। और ये आंख की तरफ होता है तो ये आई ग्लास कहलाता है, ठीक है। एक इसका सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर, एक इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें जो कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस जो आंख की तरफ है और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास, दोनों को मिलाने वाली लाइन, इमेजिनरी लाइन, इसे कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ध्यान रहे क्या कहते हैं इसे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। वह लाइन जो कि टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव ग्लास के सेंटर पॉइंट को आई पीस के ग्लास के सेंटर से मिलाने वाली इमेजिनरी रेखा होती है, वो कहलाती है साहब लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ओके, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मैंने बता दिया। अब इसके बाद में स्टेशन, स्टेशन किसे कहते हैं, स्टाफ यानी वो गज जिस पर पाठ्यांक या गिनती लिखी रहती है, जिस पर हम रीडिंग पढ़ते हैं, 4 मीटर का होता है लंबा, वो जिस जगह रखा जाता है जमीन पर वो कहलाता है साहब स्टेशन। समझ गए बात।
तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन दोनों तंतुओं को मिला, यानी ऑब्जेक्टिव पीस का तंतु, सेंटर पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर, दोनों को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। स्टाफ जिस जगह पर जमीन पर रखा जाता है वो कहलाता है सब स्टेशन। अब आप आइए, स्टेशन हो गया। अब एक चीज है, नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स है जिसे हम कहते हैं डाटम सरफेस और डाटम लाइन। इसको हम डाटम सरफेस कहते हैं या डाटम लाइन, इसको हम एज्यूम सरफेस भी कहते हैं। इसको देखिए, समझिए। इसको समझाने के लिए मैंने ये ग्राफ खींचा है। देखिए, आपने 10वीं क्लास में बहुत सारे ग्राफ के सवाल किए होंगे, तो उसमें ये थी हमारी एक्स एक्सिस और ये थी हमारी वाई एक्सिस। समझ में आया साहब? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इस एक्सिस और वाई एक्सिस पर अब जब हम सवाल किया करते थे तो आपको याद होगा, एक डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर होता था, एक डिस्टेंस वाई एक्सिस पर होता था, और हम यहाँ पर वो ले लिया करते थे एक बिंदु। मान लिया ये बिंदु x है जिसकी दूरी यहाँ से ये स्मॉल x और यहाँ से y, तो हम इसे कहते थे कि साहब ये दो इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो ये दो कोऑर्डिनेट लेने के लिए हमने इस बिंदु को क्या माना होता था? जीरो। जीरो मानते थे ना, तो इस बिंदु को जीरो। अब वहां, लेकिन अब यहाँ हम जब, चूंकि सिविल इंजीनियरिंग में वर्टिकल प्लेन में जब किसी चीज को कागज पर दर्शाते हैं तो उसकी वैल्यू 100 में हो सकती है। लिहाजा अगर हम कोई ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाते समय इसको जीरो मान लें और हमें 100 मीटर या 200 मीटर दर्शाना हो तो वो कागज छोटा पड़ जाता है। लिहाजा अपने वैल्यू को दर्शाने के लिए उसके अनुसार किसी बिंदु को भी हम डाटम मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ 0 माना था, अब हम इसको 100 मान लें। और मान लीजिए हमें 200 या 300 मीटर दर्शाना है, तो 300 मीटर हम, और एक खाना इक्वल टू 50 मीटर का, तो ये 100, ये 150, ये 200 और यहाँ 250 होगा और ये 300। इसका मतलब यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं कि ये 300 मीटर है, जबकि हमने इस बिंदु को, ओरिजिन को 0 न मान करके 100 माना। तो ये जो हमने 100 माना एज्यूम लेवल, ये कहलाता है साहब डाटम सरफेस या डाटम लाइन। समझ गए? और इसको हम एज्यूम सरफेस भी कहते हैं। चलिए साहब, अब आते हैं रिड्यूस्ड लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिड्यूस्ड लेवल ही हम निकालते हैं। अब हम रिड्यूस्ड लेवल बताते हैं कि क्या होता है। देखिए, रिड्यूस्ड लेवल के लिए हमने आपको ये फिगर बनाई है। इस फिगर को गौर से देखिए। रिड्यूस्ड लेवल, रिड्यूस्ड लेवल का मतलब ये है कि साहब ये तो टेलीस्कोप है, ये हमारा ट्राइपॉड है और ये पूरी की पूरी कहलाती है लेवल मशीन। इस लेवल मशीन को मैंने यहाँ ओ बिंदु पर स्थापित किया। स्थापित करने का मतलब लेवलिंग की, सेंटरिंग की, फोकसिंग की, ये 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब मशीन एडजस्ट होती है, जिसे कहते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। और टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद अब इसका टेलीस्कोप जो है ये हॉरिजॉन्टल हो गया अकॉर्डिंग ग्राउंड। जहां भी हम मशीन रखेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें एक वो लगा रहता है बबुल, लॉन्गिट्यूडनल बबुल, उसको हम बबुल को सेंटर में लाते हैं और वो जब सेंटर में आ जाता है तो ये मशीन हमारी लेवल कहलाती है। और लेवल कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम इस मशीन के टेलीस्कोप को 0 से लेकर के 360 डिग्री तक भी घुमा दें तो हमारी ऊंचाई या वो सरफेस जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल बनाया था वो चेंज नहीं होता। और हम डेफिनेशन बता रहे थे आपको रिड्यूस्ड लेवल की। तो रिड्यूस्ड लेवल का मतलब ये है कि जब हमने इसे मशीन को एडजस्ट कर लिया, यानी हॉरिजॉन्टल बना लिया, तो उसके बाद में अपना स्टाफ किसी एक ऊंचाई पर रखेंगे, किसी ऐसे बिंदु पर जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात हो। मान लीजिए ये कोई पत्थर लगा हुआ था, इसकी ऊंचाई हमें मालूम थी पहले से 100 मीटर, तो हमने इसे स्टाफ को यहाँ पर रखा। रखने के बाद इस टेलीस्कोप को घुमाया और घुमाने के बाद हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पर ये हमारी रीडिंग आई साहब 2 मीटर। तो देखिए एक डेफिनेशन और बता रहा हूं, ये जो मशीन को सेट करने के बाद किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रखकर मशीन द्वारा पाठ्यांक पढ़ा, ये प्रथम पाठ्यांक है। और इस प्रथम पाठ्यांक की को कहते हैं बैक साइड, हिंदी में कहते हैं पृष्ठ आलोकन, पीछे की तरफ पढ़ा गया पाठ्यांक।
समझ गए आप। मशीन को स्थापित करने के बाद किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रख करके मशीन द्वारा जो रीडिंग पढ़ी गई उसको कहते हैं बैक साइड। और मान लिया ये 2 आई, इसका मतलब अगर इस ज्ञात उच्चता के बिंदु का लेवल 100 है तो 100 में हमने 2 जोड़ा तो ये हो गया साहब 102। अब हमने क्या किया, टेलीस्कोप को घुमाया और घुमाने के बाद स्टाफ को यहाँ से उठा करके इस बिंदु पर रखा। हमें इस बिंदु का बी का लेवल ज्ञात करना था इसके सापेक्ष। तो हमने क्या किया, पहले मशीन को स्थापित किया, स्थापित करने के बाद किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रख करके रीडिंग पढ़ी जो कि बैक साइड कहलाई और जो 2 मीटर सपोज आई। 100 में 2 जोड़ दिया तो 102 मीटर जो आई वो मशीन की HI कहलाई बेटा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी अब हमारी मशीन जो है उसकी जो ऊंचाई है, टेलीस्कोप की ऊंचाई उसकी वो 102 है। अब 102 में से हम ये वाला स्टाफ पर हमने पढ़ी रीडिंग और ये आई 1, तो इसका मतलब 102 में से ये देखिए यहाँ पर लिखा हमने वैल्यू ऑफ द BM प्लस बैक साइड, जितनी भी वैल्यू हो बैक साइड की किसका, इसकी बेंचमार्क की ज्ञात उच्चता के बिंदु की, इसमें बैक साइड जोड़ दीजिए तो HI आ जाती है। ये फार्मूला है, HI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ BM प्लस बैक साइड। अब अगर मान लीजिए हमें इसका RL निकालना है तो ये जो HI आई इसमें से आप निकाल दीजिए, RL इज इक्वल टू होगा HI माइनस 4 साइड। अब मैंने एक शब्द और कहा 4 साइड, अभी यहाँ कह रहा था बैक साइड, यहाँ कहा 4 साइड। इसका मतलब यह है कि किसी ज्ञात उच्चता पर मशीन स्थापित करने के पश्चात किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रख करके जो रीडिंग ली और जो प्रथम पाठ्यांक लिया वो कहलाया बैक साइड। और अगले बिंदु पर हमने स्टाफ रख करके पाठ्यांक लिया जिसका लेवल हमें ज्ञात करना है, तो वो वाली पाठ्यांक कहलाया 4 साइड। तो अगर हम HI में से 4 साइड घटा दें, HI माइनस 4 साइड, तो इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल मिल जाता है उस बिंदु का। अब आई बात समझ में आपको कि रिड्यूस लेवल क्या होता है। रिड्यूस लेवल वो होता है जो किसी बिंदु के सापेक्ष मशीन को स्थापित करने के बाद सबसे पहले उस पर बैक साइड पढ़ते हैं, HI निकालते हैं, इस HI में से उस बिंदु पर पढ़ा गया पाठ्यांक घटा देते हैं जिसे 4 साइड कहते हैं। तो जो लेवल आता है इसका उसे कहते हैं RL। आप आगे डेफिनेशन रिड्यूस लेवल की, लिहाजा रिड्यूस लेवल मैंने आपको बताया। फिर दोबारा समझ लीजिए, मशीन को स्थापित करिए अर्थात टेम्परेरी एडजस्ट करिए, एडजस्ट करने में लेवलिंग करिए, सेंटरिंग करिए, फोकसिंग करिए। जब ये मशीन एडजस्ट हो जाए इसका मतलब यह है कि हमारा टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल हो गया, ये किसके सापेक्ष, जहां पर मशीन रखी है। अब अगर हम 360 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेवल मशीन के टेलीस्कोप को घुमा दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे रीडिंग यहाँ हो चाहे रीडिंग यहाँ हो। तो हमने इसको सबसे पहले ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रख करके रीडिंग पढ़ी, मान लीजिए 2 आई और इस रीडिंग का नाम है साहब बैक साइड। लिहाजा बैक साइड की डेफिनेशन भी यहाँ हो गई, वो प्रथम पाठ्यांक जो मशीन को स्थापित करने के उपरांत किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रख करके मशीन द्वारा पढ़ा गया वो बैक साइड कहलाता है। अब HI क्या होता है साहब, ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रखकर पढ़ा गया पाठ्यांक अगर ज्ञात उच्चता में जोड़ दें तो HI आ जाती है। यानी HI इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ द BM प्लस बैक साइड। ठीक है साहब। 4 साइड क्या होती है, मशीन को स्थापित करने के बाद उस बिंदु पर जिसका RL या लेवल हमें ज्ञात करना है, जो पाठ्यांक पढ़ा जाता है वो 4 साइड कहलाती है और जो लेवल आता है उसे RL कहते हैं। समझ गए आप। लिहाजा HI निकालनी पड़ेगी, बैक साइड पढ़ना पड़ेगा और 4 साइड पढ़ना पड़ेगा, दोनों को घटा देंगे तो RL आ जाएगा, रिड्यूस लेवल। इसका मतलब देखिए मैंने रिड्यूस लेवल की भी बता दी, यानी हाइट और डेप्थ ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एटम। फिर वही बात हो गई कि किसी के सापेक्ष
ये जो लेवल आया ये किसी के सापेक्ष है, तो इसे हम कहते हैं साहब रिड्यूस लेवल। अब आइए एक लफ्ज और आता है साहब बेंचमार्क। ये बेंचमार्क क्या होता है? देखिए बेंचमार्क बहुत जाना जाता है लेवल मशीन में। आप बिल्कुल सादे शब्दों में, सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब एक था तो उस समय कराची का जो समुद्र था उसका जो पानी था उसका हमने एवरेज लिया, वहाँ खड़े होकर के लेवल मशीन से देखा उतार चढ़ाव, और 12 घंटे एवरेज लेने के बाद उस पानी के लेवल को, सरफेस को हमने 0 माना, और वहाँ से साहब ट्रांसफर करते करते हम अलीगढ़ तक पहुँचे और हमने अलीगढ़ में आकर के एक बिंदु स्थापित कर दिया। इसका मतलब यह है कि उस समुद्र के सापेक्ष हमने जो बिंदु यहाँ पर स्थापित किया ये हमारा कहलाया बेंचमार्क। समुद्र के सापेक्ष, समुद्र के सापेक्ष ज्ञात उच्चता का बिंदु जो हम कहीं भी स्थापित करते हैं वो बेंचमार्क कहलाता है। बस तल चिन्ह हिंदी कहते हैं इसे, और इसकी सीधी सी बात है कि ये कोई ज्ञात उच्चता का बिंदु होता है। आपने स्टेशनों पर ज्यादातर देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई, कहीं हिल एरिया में गए होंगे वहां देखा होगा आपने समुद्र तल से ऊंचाई। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो पत्थर लगा है उस पत्थर की ऊंचाई समुद्र तल से। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब से अलग हो गया तो फिर हमने अपना काम करने के लिए बॉम्बे के समुद्र को अपना रेफरेंस माना और हम उसके सापेक्ष काम करते हैं। बहरहाल समुद्र के सापेक्ष समस्त हिंदुस्तान के अंदर जो बिंदु स्थापित किए गए वो बेंचमार्क कहलाए, अर्थात उन बिंदुओं का ऊंचाई हमें समुद्र तल के सापेक्ष ज्ञात है। अब हमें सर्वे करने के लिए या लेवलिंग करने के लिए समुद्र तल पे जाने की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ हमें अलीगढ़ में सर्वे करना है तो हम किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु को लें। सपोज हमें करना है अपने महल लें, अब यहाँ पर कोई ज्ञात उच्चता का बिंदु नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर या किसी हॉस्पिटल में या किसी स्कूल में कहीं पत्थर लगा है जहाँ पर लिखा है बेंच समुद्र तल से ऊंचाई, लिहाजा हम उस बिंदु को पहले ट्रांसफर करके लाएं और अपनी साइट पर जहाँ काम करना है वहाँ लगाएं और उसका लेवल ज्ञात कर लें। तो अब हमें इस बिंदु का लेवल ज्ञात हो गया, लिहाजा ये भी एक बेंचमार्क हो गया। समझ गया? बेंचमार्क वो होता है सीधे शब्दों में कि समुद्र के सापेक्ष जिसका तल, जिसकी ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली और एक पत्थर परमानेंट लगा दिया, उसे कहते हैं बेंचमार्क। लिहाजा ये बेंचमार्क जो है कितने प्रकार के होते हैं? एक नंबर तो होता है जीटीएस बेंचमार्क, एक होता है परमानेंट बेंचमार्क, एक होता है टेम्परेरी बेंचमार्क या एज्यूम बेंचमार्क। देखिए 3 प्रकार के, जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क। अर्थात अगर आप ये जाने तो इन तीनों का मतलब एक ही है कि ज्ञात उच्चता के बिंदु। अब जीटीएस क्यों कहते हैं इसे? जीटीएस का मतलब है साहब ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो इस काम को किया वो जीटीएस डिपार्टमेंट द्वारा किया गया कार्य, यानी समुद्र के सापेक्ष जो उसने हमारे हिंदुस्तान में मुख्य शहरों में जैसे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, इस तरह के बड़े बड़े जो शहर थे उन शहरों में कुछ पत्थर लगा दिए जिनका लेवल ज्ञात कर दिया। तो वो जो उसने पत्थर लगाया और उसने लिख दिया तो वो कहलाएगा जीटीएस बेंचमार्क, यानी ज्ञात उच्चता के बिंदु जीटीएस द्वारा लगाया गया। ठीक है साहब? अब ये जीटीएस बेंचमार्क जो थे, अब जब जैसे जैसे दुनिया और जनरेशन बढ़ी हमारी तो हमने ये देखा कि साहब हमें काम तो अलीगढ़ में करना है, लेकिन साहब जीटीएस लगा हुआ है साहब, एक आगरा में लगा हुआ है, एक दिल्ली में लगा हुआ है, अलीगढ़ में तो कोई है नहीं। लिहाजा अलीगढ़ में काम करने के लिए फिर 2 जीटीएस का सहारा लिया हमने, आगरा वाले का और दिल्ली वाले का। अब आगरा वाले से हमने शुरू किया और जीटीएस एक यानी पत्थर लगाया अलीगढ़ में, लेकिन जाकर के उसे क्लोज किया हमने फिर वहीं पर किस पर? ज्ञात उच्चता के बिंदु दिल्ली में। तो अगर हमारा लेवल सही आ गया यानी जितना उसका था ऑलरेडी लगा हुआ, यानी विद इन द 2 जीटीएस नजदीक आकर के जो पत्थर स्थापित किए गए वो किया था पीडब्ल्यूडी ने, लिहाजा वो वाले बेंचमार्क कहलाए परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क वो बेंचमार्क कहलाते हैं जो 2 जीटीएस के बीच में
कम दूरी के लिहाज से हमने लगाए और जिनकी भी ऊंचाई हमें ज्ञात है, लिहाजा ये भी ज्ञात उस्ता का बिंदु। फर्क सिर्फ इतना कि जीटीएस बेंचमार्क जीटीएस द्वारा लगाया गया और परमानेंट बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाया गया। अब सवाल आता है कि साहब अब हम रहते हैं गांव में, हमें गांव में अपना मकान बनाना है, लिहाजा हम कहाँ से लेवल लाएं, हम कहाँ अलीगढ़ जाएं, हम कहाँ मुंबई जाएं, हम कहाँ दिल्ली जाएं ट्रांसफर करने के लिए। तो बेटा ऐसी जगह पर कोई भी पक्का भवन या कोई भी एक पक्का तल, सपोज कोई मंदिर का चबूतरा, कोई मस्जिद का चबूतरा, कोई कुएं का चबूतरा, कोई कोई रोड या कोई कैनाल या कोई पुलिया जो हमारे गांव से गुजर रही हो, हम उसको एक मान लेते हैं बेंचमार्क। तो ये माना गया जो बेंचमार्क है अपना कार्य करने के लिए उसे हम कहते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क या एज्यूम बेंचमार्क। मतलब यही है कि हमने उसे मान लिया कि साहब इसका लेवल 100 है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा मकान की जो कुर्सी हो, मकान की जो कुर्सी तल हो, प्लिंथ लेवल, वो हमारा उससे जो कि हमारे गांव में कुआं या हमारे गांव में सड़क बनी है उससे नीचा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं नीचा होना चाहिए? कि हमारा बाहर का पानी घर में प्रवेश न कर जाए। लिहाजा हम अपने मकान की कुर्सी ऊंचा रखना चाहते हैं। लिहाजा पता कैसे चलेगा? हम रेफरेंस के लिए वो सड़क लेंगे जो वहां से पास हो रही है। लिहाजा उसको बेंचमार्क मानते हुए हम ये देखेंगे कि अगर वो मान लीजिए सड़क है 100 मीटर, हमने उसका वैल्यू मानी 100, ठीक है जी, और 100 मान करके हमने मशीन को स्थापित किया, रीडिंग ली, तो जितनी भी रीडिंग ली वो बैक साइड कहलाई और उसमें 100 में हमने उसे जोड़ दी, मशीन की एचआई आ गई। सपोज मान लीजिए ये कोई एक पत्थर लगा था, इस पर मैंने ए रखा स्टाफ। अब यहाँ पर मैंने अपनी मशीन स्थापित की। मशीन स्थापित करने के बाद मैंने ये इसकी रीडिंग पढ़ ली, मान लीजिए आई 1 मीटर, इसका लेवल था 100, तो ये हो गई मशीन की ऊंचाई एचआई हो गई 101, 100 + 1। अब मुझे अपना मकान बनाना है, लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि मेरा मशीन घर का जो कुर्सी तल हो वो इससे 1 मीटर ऊंचा हो। लिहाजा अगर इस पर एक रीडिंग आई है, कितनी आ रही है साहब? 1 मीटर, तो यहाँ पर रीडिंग 0 आनी चाहिए, क्योंकि 101 - 1 = 100, तो ये हमारा इससे 1 मीटर ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लिहाजा इसलिए ये बेंचमार्क लिए जाते हैं। कुल मिलाकर के तात्पर्य मेरा ये है कि बेंचमार्क ऐसा बिंदु होता है जिसकी ऊंचाई हमें समुद्र तल से ज्ञात होती है, वो कहलाता है साहब बेंचमार्क। अब कितने प्रकार के होते हैं? जीटीएस द्वारा लगाए गए जीटीएस बेंचमार्क, पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए परमानेंट बेंचमार्क, हमारे द्वारा एज्यूम किया गया बेंचमार्क माना गया वो एज्यूम बेंचमार्क, सबकी वैल्यू हमें ज्ञात होती है, लिहाजा ये कहलाते हैं बेंचमार्क। चलिए साहब, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दी, बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, ये 3 रीडिंग होती हैं साहब लेवल मशीन द्वारा सर्वे करते समय। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली रीडिंग जो मशीन को स्थापित करने के बाद किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रखकर मशीन द्वारा पढ़ी जाती है वो बैक साइड, समझ गए? और किसी ऐसे बिंदु पर या वो अंतिम पाठ्यांक जिसको पढ़ने के बाद हम मशीन को उठा लेंगे और आगे ले जाएंगे। इसका मतलब है जब हमने मशीन को उठाया और फिर आगे ले जाकर के रखेंगे तो मशीन की ऊंचाई चेंज हो जाएगी। लिहाजा इस सेटअप के लिए यानी एक जगह रखे जितनी भी हमने रीडिंग ली, तो पहली रीडिंग बैक साइड और सबसे अंतिम रीडिंग यानी एक ही जगह रखे हम चाहे 2 लें, चाहे 4 लें, चाहे 40 लें, पहली रीडिंग बैक साइड और अंतिम रीडिंग फोर साइड। लेकिन उस अंतिम रीडिंग का भी हमें लेवल ज्ञात करना है, जबकि पहली रीडिंग जो बैक साइड है वहां पर हमारा रीडिंग या हमें वैल्यू उसकी ऊंचाई मालूम है, यानी वो ज्ञात उस्ता का बिंदु है और वो अज्ञात उस्ता का है। तो पहला हुआ बैक साइड, अंतिम हुआ फोर साइड। अब मान लीजिए हमने 40 रीडिंग ली, एक पहली बैक साइड और 40वीं फोर साइड, लेकिन इसके बीच में और जो हमने 10-10, 20-20, 30-30 मीटर पर सारी की सारी रीडिंग ली वो कहलाती है सब इंटर साइड, बीच में ली हुई। और प्रत्येक बिंदु को हम एचआई में से घटाते जाते हैं और उसका आरएल मिल जाता है, चाहे इंटर साइड हो चाहे फोर साइड।
लेकिन अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अब ये अंतिम बिंदु जो हमने फोरसाइट लिया, अब मशीन को यहाँ से ले जाके हम आगे रखेंगे, इसका मतलब उस बिंदु का लेवल हमने यहीं से निकाल लिया। मान लीजिए आया 100, तो हम मशीन को तो आगे ले गए लेकिन स्टाफ वहीं रखा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो फोरसाइट जो हमने ली थी वहीं अभी स्टाफ रखा है। हमने मशीन को जाकर के पुनः सेट किया, लेवलिंग की, सेंटरिंग की, फोकसिंग की, यानी वही टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया और पुनः पाठ्यांक उस पर पढ़ा। तो अब जो हमने आगे से पाठ्यांक पढ़ा पीछे की तरफ, तो ये बिंदु हमारे लिए ज्ञात उच्चता का बिंदु हो गया, क्योंकि हम पहले निकाल चुके थे। पहले जब मशीन रखी थी उसके लिए जब अंतिम बिंदु था तो वो अज्ञात उच्चता का था, लेकिन एचआई में से हमने जब उसको घटा दिया फोरसाइट को तो वो ज्ञात उच्चता का हो गया। अब जब ज्ञात उच्चता का हो गया और मशीन हम आगे ले गए, फिर हमने उस पर स्टाफ रखा, तो अब वो कहलाएगा फिर बैक साइड, क्योंकि ज्ञात उच्चता का हो गया। लिहाजा इस तरह से कंटिन्यू हम आगे चलते जाते हैं। तो मैंने बैक साइड बताई आपको, इंटर साइड बताई आपको, फोरसाइट बताई आपको, एचआई बताई। ठीक है जी। अब एक चीज और है साहब, एक चीज है साहब, इसको हम कहते हैं फोरसाइट। फोरसाइट के बाद है चेंज पॉइंट, एक कहलाता है चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट क्या कहलाता है? चेंज पॉइंट वही बिंदु कहलाता है जिस पर 2 बार पाठ्यांक लिया गया है, यानी जिस पर बैक साइड भी ली गई हो, जिस पर फोर साइड भी ली गई हो। लिहाजा मशीन को उस रीडिंग के पढ़ने के तुरंत पश्चात हमने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद पुनः पाठ्यांक पढ़ा, लिहाजा वो वाला बिंदु हमारा कहलाएगा चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। आगे बात समझ में बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, चेंज पॉइंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बैक साइड वो बिंदु या वो पाठ्यांक जो किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर पहला पाठ्यांक होता है, जो मशीन को स्थापित करने के बाद लिया जाता है और ज्ञात उच्चता के बिंदु पर होता है। इस ज्ञात उच्चता के बिंदु पर यानी ऊंचाई में अगर हम उस पाठ्यांक को बैक साइड को जोड़ दें तो एचआई मिल जाती है। अब फोर साइड वो बिंदु होता है जो कि अंतिम बिंदु होता है उस सेटअप के लिए। उसके बाद हम मशीन उठा लेंगे तो अज्ञात उच्चता का बिंदु होता है और अंतिम पाठ्यांक होता है एक सेटअप के लिए। ठीक। इंटर साइड, फोर साइड और बैक साइड के बीच में जितने भी पाठ्यांक लिए जाते हैं वो सब इंटर साइड। चेंज पॉइंट वो बिंदु जिस पर बैक साइड और पुनः फोर साइड यानी 2 पाठ्यांक एक ही बिंदु पर पढ़े जाते हैं, उसे कहते हैं चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। ओके, आगे चलिए साहब। उसके बाद में साहब अब आइए एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप क्या होती है। देखिए एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, ये देखिए ये फिगर देखिए, ये मैंने टेलीस्कोप बनाया, ये हमारा है वही ऑब्जेक्टिव गिलास, ये हमारा आई गिलास। अब इसके नीचे यहाँ पर साहब इस तरीके से इसका वो भी होगा, ट्राइपॉड भी होगा। अब इसके सेंटर को, ऑब्जेक्टिव गिलास के ऑप्टिकल सेंटर को आई गिलास के ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं मिलाऊं तो ये वाली रेखा कहलाती है साहब एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। समझ में आ गई बात। और यही लाइन हमारी यहाँ पर लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी थी, यानी लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप दोनों एक ही चीज हैं, दोनों की ऊंचाई एक ही होती है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, लाइन ऑफ कॉलिमेशन दोनों एक ही चीज हैं। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप मैंने बता दिया। अब एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, बबल ट्यूब को समझिए कि जब ये टेलीस्कोप है तो ये एक्सिस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव गिलास, ये इसका आई गिलास, लेकिन यहाँ पर इसमें एक बबुल, लॉन्गिट्यूडनल बबुल या एक ट्यूब लगी रहती है जिसके अंदर एक बबुल होता है। उस बबुल को अगर हम सेंटर में ले आए विद द हेल्प ऑफ द फुट स्क्रू, जिसे हम कहते हैं मशीन की लेवलिंग करना, क्रिया है ये। मशीन की लेवलिंग कैसे होती है? फुट स्क्रू की सहायता से इस लॉन्गिट्यूडनल बबुल को सेंटर में लाया जाता है। देखिए मैंने ये बबुल दिखाया, ये बबुल बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में जिस समय है तो मशीन लेवल है। इसका मतलब ये है कि जब मशीन का बबुल सेंटर में हो और उससे टेंजेंशियल हम एक लाइन खींचें तो ये वाली जो एक्सिस होती है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब। ठीक है जी। इन दोनों में क्या रिलेशन है? एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब और एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप में तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कब? जब टेलीस्कोप या लेवल मशीन हॉरिजॉन्टल हो। समझ रहे? जब बिल्कुल लेवल हो उस कंडीशन में ये दोनों की दोनों पैरेलल होंगी। और अगर हमारा बबुल सेंटर में नहीं है
तो ये एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगी, कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। लिहाजा ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है कौन सी कंडीशन है जब एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब और एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप दोनों समानांतर होती हैं? जब होती हैं जब बबल सेंटर में होता है। जब बबल सेंटर में नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। लिहाजा ये एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, ये एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब। अब एक और रही साहब वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को समझिए कुछ नहीं है, ये भी जिस समय हमने टेलीस्कोप रखा, ये ट्राइपॉड रखा, इस पर मशीन लगाई, इसे लेवल किया, लेवल करने के बाद इसे हॉरिजॉन्टल बनाया, बबल ट्यूब को सेंटर में लिया है, अर्थात टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लिया, यानी लेवलिंग कर ली, सेंटरिंग कर ली, फोकसिंग कर ली। अब कैसे करेंगे भाई, ये जरा थोड़ा सा लंबा मामला है, ये मशीन पर ही मैं आपको खड़े होकर के बता सकता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। इतने कम टाइम में ये चीज नहीं बताई जा सकती। अभी तो आप ये समझिए कि मशीन को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ आपको वर्टिकल एक्सिस की। जब हमने इसे सेट कर दिया उस समय ये हमारा टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है जी। इस हॉरिजॉन्टल टेलीस्कोप के सेंटर से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती है, तो ये इमेजिनरी लाइन वर्टिकल सर्किल। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको ये सारी की सारी टेक्निकल डेफिनेशंस बता दी शुरू से लेके आखिर तक। अब चूंकि इतना शॉर्ट समय है, आपके पास भी कम समय है, लिहाजा ज्यादा जो है डिटेल में मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैंने फिगर से आपको समझाया है। आप फिगर से समझिए। इसी तरीके से मेरी किताब में सारी ये फिगर दी हुई हैं, मेरी किताब को देख लीजिए, उससे आप पढ़ लीजिए और उससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब इसी पर आधारित हैं। देखिए इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है बेटा जो रटने की जरूरत है। बिल्कुल मत रटिए, बिल्कुल मत रटिए। मैं तो कहता हूं थ्योरी को भी, ऑब्जेक्टिव क्लास को भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप फिगर बना करके और उसे समझिए और उसी तरह उसे लिख दीजिए। देखिए जैसे मिसाल के तौर पे कोई सी भी चीज ले लीजिए, आपको लाइन ऑफ कॉलिमेशन की डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन, आपको याद नहीं, आपको बस इतना सा मालूम है कि साहब टेलीस्कोप के दोनों तंतुओं को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है वो होती है। अरे बना दो एक फिगर, फिगर बनाने के बाद लिख दीजिए। अब देर फौरन आपको याद आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ग्लास और आई ग्लास को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है। इसी तरह से एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप की डेफिनेशन दे सकते हैं, एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब की डेफिनेशन दे सकते हैं। इसमें आ जाइए तो आप लेवल सरफेस, लेवल लाइन की डेफिनेशन दे सकते हैं इस फिगर से, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन की डेफिनेशन दे सकते हैं, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल लाइन की डेफिनेशन दे सकते हैं। और साहब आपका क्या नाम, और इसके ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट भी बता दिए, प्रिंसिपल भी बता दिए, सारी टेक्निकल टर्म्स बता दी। डाटम क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ बहुत सलीके से बता दिया कि वो एज्यूम लेवल जो किसी कागज पर दर्शाने के लिए हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है साहब। बेंचमार्क मैंने आपको बता दिए, 3 प्रकार के होते हैं। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बता दी कि HI इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ द बीम प्लस बैक साइड, बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड मैंने आपको बता दी, टर्निंग पॉइंट मैंने आपको बताया, चेंज पॉइंट मैंने आपको बताया, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप मैंने आपको बताई, वर्टिकल एक्सिस बताई, एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब मैंने आपको बताई। तो बेटा ये सारी की सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव या MCQs में पूछी जाएंगी। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बेटा कि आप जरा अलहदगी में बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी किताब उठाइए और उठा करके उसे एक बार देख लीजिए। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, जैसे ये मैंने फिगर बनाई है उसी तरह मेरी फिगरें आपको उसमें मिल जाएंगी। उस सारी फिगरों से आप केवल जहन में रख लीजिए कि कौन चीज क्या होती है। सारी डेफिनेशन आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि लेवल इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। लेवल मशीन जो होती हैं बेटा कितने प्रकार की होती हैं। अभी इसमें मैं कल एक और क्लास लूंगा और कल इसके इन दोनों को मिला करके मैं कल आपका न्यूमेरिकल पार्ट बताऊंगा। आज मैंने सारी थ्योरी बताई है और दोनों को बता के तीसरा जो मेरा लेक्चर होगा वो ऑब्जेक्टिव पर होगा। लिहाजा आप उसमें देखेंगे कि सारे सवाल इसी से मिलेंगे जो मैंने आज पढ़ाए हैं,
क्योंकि थोड़ी सा बेटा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना बताना इसलिए ज़रूरी है, वरना ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाएगा। ऑब्जेक्टिव करने के लिए भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या थोड़ी सी डिटेल मालूम होना आवश्यक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक मैंने लिखा यहाँ अकॉर्डिंग फोकसिंग अरेंजमेंट। अकॉर्डिंग फोकसिंग अरेंजमेंट, फोकसिंग क्या होती है साहब, इसमें एक स्क्रू होता है जिसे फोकसिंग स्क्रू कहते हैं और फोकसिंग स्क्रू से मशीन की फोकसिंग की जाती है। फोकसिंग क्या होती है कि जब हम किसी चीज को दूरबीन के थ्रू देखें तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे अकॉर्डिंग अपने हमारी फोकल लेंथ, जो भी हमारी आंख की फोकल लेंथ है उसके सापेक्ष वो फोकस हो जाए मशीन और हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे, तो वो क्रिया कहलाती है फोकसिंग। इसका मतलब ये है कि अब हम उस स्क्रू को जब चला रहे हैं आगे पीछे, इसका मतलब है इसके अंदर कोई लेंस होगा जो कि हम आगे पीछे कर रहे हैं और जिसकी दूरी चेंज हो रही है, वही फोकल लेंथ यानी हमारी आंख के अनुसार। तो अगर हम अब देखिए समझिए अकॉर्डिंग फोकसिंग अरेंजमेंट, अगर उस स्क्रू को चलाने पर, जैसे हमने उसे चलाया आगे या पीछे, चलाने पर अगर हमारी सपोज जैसे मैं कहूँ ये जैसे मान लीजिए हमारा टेलीस्कोप है, यहाँ पर लगाया फोकसिंग स्क्रू। अब मैंने इसे, ये मेरी लंबाई है किसकी, टेलीस्कोप की, जो मुझे सामने से दिखाई दे रही है। अब मैंने यहाँ से चलाया फोकसिंग स्क्रू। फोकसिंग स्क्रू चलाने के बाद यदि यहाँ से ये टेलीस्कोप का पार्ट आगे को निकलता हुआ या पीछे को, यानी लंबाई चेंज होती हुई प्रतीत हो, समझ में आ गई बात। फोकसिंग स्क्रू को चलाने के उपरांत टेलीस्कोप की लंबाई चेंज होती हुई प्रतीत होती है तो वो कहलाता है बेटा एक्सटर्नल फोकसिंग अरेंजमेंट। तो वो लेवल मशीन कौन सी कहलाएगी कि इसमें एक्सटर्नल फोकसिंग अरेंजमेंट है। और अगर फुट स्क्रू को चलाने पर टेलीस्कोप की लंबाई उतनी की उतनी बनी रहे, इसका मतलब लेंस तो उसमें चल रहे हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे, लिहाजा ऐसी मशीन जिसका फोकसिंग स्क्रू चलाने पर उस टेलीस्कोप की लंबाई न चेंज हो, हमें न दिखाई दे, उतनी की उतनी रहे और पाठ्यांक स्पष्ट दिखाई देने लगे, तो वो मशीन कहलाती है इंटरनल फोकसिंग। समझ में आ गई बात। लिहाजा फोकसिंग के अनुसार अकॉर्डिंग फोकसिंग अरेंजमेंट मशीन दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल फोकसिंग और इंटरनल फोकसिंग। समझ में आ गई बात। एक फुट स्क्रू को चलाने से अगर टेलीस्कोप की लंबाई कम या ज्यादा होती हुई प्रतीत होती है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फोकसिंग। और अगर फोकसिंग स्क्रू को चलाने के उपरांत टेलीस्कोप उतना ही रहता है, इसका मतलब उसके अंदर जो हमारे लेंसेज लगे हुए हैं वो अंदर ही अंदर आगे पीछे हो रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लिहाजा वो इंटरनल फोकसिंग। ओके, चलिए दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है मैंने लिखा है ये भी अदर क्लासिफिकेशन, तो ये है देखिए इतना सारा। इसका मतलब है एक मशीन होती है जिसे डंपी लेवल कहते हैं, मशीन का नाम है डंपी लेवल मशीन। उसके बाद है वाई लेवल मशीन, तीसरी है साहब कुक्स लेवल मशीन, चौथा है पुशिंग लेवल मशीन, पांचवा है टिल्टिंग लेवल मशीन। टिल्टिंग लेवल मशीन का दूसरा नाम है आईओपी लेवल। आईओपी की फुल फॉर्म है इंडियन ऑफिस पैटर्न, ये ज्यादातर रुड़की में बनती हैं, रुड़की की बनी हुई है, तो इंडियन ऑफिस पैटर्न पर बनी हुई मशीन टिल्टिंग मशीन कहलाती है। देखिए यहाँ एक बात और समझ लीजिए, टिल्टिंग माने टिल्ट करना, टेढ़ा करना। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लेवल मशीन हैं उनका टेलीस्कोप बिल्कुल भी वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं करता, ऊपर नीचे नहीं होता, केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही चलता है। समझ में आ गई बात। लेकिन ये एक बाहरी जैसी मशीन है टिल्टिंग, कि जब हम टिल्टिंग स्क्रू को चलाते हैं तो इसमें ये टेलीस्कोप थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा। इसका मतलब है कि जब हमें कोई स्लोप देना होता है तो हम टिल्टिंग स्क्रू की सहायता से रोड में स्लोप दे सकते हैं, भले ही वो अप डाउन स्लोप हो, चाहे नीचे की ओर हो या ऊपर की ओर हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, स्लोप जितना भी हो तो हम इसका यूज कर लेते हैं टिल्टिंग मशीन। और साहब लास्ट वाली मशीन जो है 6, आजकल मशीन यही यूज हो रही है फील्ड में, जो मॉडर्न लेवल मशीन कहलाती है या जिसे ऑटो लेवल भी कहते हैं।
ओके, तो ये मशीन के नाम थे। कल मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और इसका के बारे में कि किस तरीके से लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। लेकिन मेरा अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि ये मेरे लेक्चर को दोबारा सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने। ये फिगर जो मैंने बनाई है इसे गौर से देखें, इससे सारी डेफिनेशन याद करें और इसके लिए आप अगर ले सकते हैं सहारा तो मेरी बुक का सहारा ले लीजिए। और इसके बाद में आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे। तो लिहाजा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समय बहुत कम है, लिहाजा आप इसमें मैं समझता हूँ अगर 1 घंटा भी आप निकाल दें और इसको दोबारा से मेरे एक लेक्चर को सुन लें और लेक्चर को सुनने के बाद ये सारी फिगर आपको मिल ही जाएंगी। लीजिए मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, ये सारी फिगर आपको मिल जाएंगी। चाहे आप इसका जो है वो क्या नाम है इसकी तस्वीर ले लीजिए और लेने के बाद में आप इसको गौर से देखिए तो सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी और सारे ऑब्जेक्टिव लग जाएंगे। अब कल मैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट पोर्शन लूँगा और परसों मैं इसके MCQs कराऊँ। ओके, बस अब मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और बेटा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।